क्लास आपने रिकॉर्ड करके फिर इनके साथ शेयर कर दें। ओके हम सर। पढ़ चुके हैं कि हमारा जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है। हमारा किडनी किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और यही नेफ्रॉन ही आपका सारा काम करते हैं। किडनी वाला किडनी का क्या काम है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट, इनको बैलेंस रखना। तो किडनी ये काम किसकी मदद से करती है? नेफ्रॉन की मदद से। पढ़ा था ना हमने। यस सर। अब जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह पढ़ा हुआ था कि ये नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल होता है। इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये जो खाली जगह है इसको बोमेन स्पेस कहते हैं। कौन सा स्पेस? बोमेन स्पेस। ठीक है, बोमेन स्पेस। ठीक है, और इस बोमेन स्पेस के बाद फिर जो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। मैं इसको ना अलग वो दे दूं ताकि फिर कंफ्यूज ना हो। अबे यार ये किधर चला गया? बोमेन स्पेस होता है, ठीक है। और नीचे इससे फिर क्या शुरू होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर क्या होता है? नीचे हमें पता है लूप ऑफ हेनले होता है। ये सारा लूप ऑफ हेनले है। इसके बाद डाइस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है। नेफ्रॉन की ये शक्ल थी ना, हमने पढ़ी थी। यस सर। यस सर। अब ये जो डायग्राम है ना, ये वाला ये डायग्राम जो है, ये बेसिकली आपके इस रीजन का डायग्राम है। ये कि इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यानी ये जो एरिया है ये वाला, ये ये इससे नीचे जो येलो कलर में है ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। और इसके ऊपर क्या है? ये बोमेन कैप्सूल और बोमेन स्पेस है। मैं आप लोगों को मिनट पे समझाता हूं, ये क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ आई हम? यस सर। यस सर। अब देखो, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या आई हुई होती है? एफेरेंट आर्टरी, और एफेरेंट आर्टरी के फिर क्या होते हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से क्या निकलता है? ईफेरेंट आर्टरी। तो एफेरेंट आर्टरी, आर्टीरियोल सॉरी, ईफेरेंट आर्टीरियोल, और दरमियान में ये क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। गौर से सुनना है नेक्स्ट पॉइंट। ये जो ब्लू कलर में है, जो बोमेन कैप्सूल है, इसकी भी दो लेयर्स हैं। एक लेयर जो कि कैपिलरीज के नजदीक है, यानी ये वाली, इसको हम कौन सी लेयर कहते हैं? विसिरल। आ रही है सर। इसके भी दो लेयर्स है, बोमेन कैप्सूल के भी दो लेयर्स हैं। ये जो अंदर वाला है इसको हम विसरल लेयर कहते हैं, और ये जो बाहर वाला है इसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं। विसरल और पेराइटल, समझ आई? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी के नजदीक वाला जो एरिया है, जो जो लेयर है, उस लेयर का क्या नाम है? विसिरल लेयर। और दूसरे का क्या नाम है? पेराइटल। पेराइटल लेयर। अब गौर से सुननी है नेक्स्ट बात। ये जो विसरल लेयर है ना, जो विसरल लेयर है, इसके अंदर होते हैं खास किस्म के सेल्स जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। येलो कलर में मैं ड्रा करने लगा हूं।
पोडोसाइट्स। क्या होते हैं? Podocyte. पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स के ऊपर होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन होते हैं, जिनके प्रोटीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अंदर मैंने नेगेटिव डाला है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. बोमेन कैप्सूल का जो विसरल लेयर है, उस विसरल लेयर की दीवारों के अंदर पोडोसाइट्स मौजूद हैं और उन पोडोसाइट्स के अंदर प्रोटीन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। यही वजह है, ये बात गौर से सुननी है, यही वजह है कि आपके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होती है और बोमेन कैप्सूल के दीवार में जो विसरल लेयर है, इसके अंदर जो पोडोसाइट्स हैं येलो कलर के, इनके अंदर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल Repulsion. करते हैं, अट्रैक्ट तो नहीं करते, रिपेल करते हैं। यही वजह है कि ये प्रोटीन जो है ये इस लेयर को क्रॉस करके फिल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करता है, ये इसको नीचे आने ही नहीं देता। समझ आई? Yes, sir. तो जब ये प्रोटीन नहीं आ सकता नीचे, फिल्टर नहीं हो सकता, तो ये यूरिन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर से फिल्टर ही नहीं हो रहा। ये जो येलो कलर के पोडोसाइट्स हैं, इनके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन वगैरह, उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए प्रोटीन नीचे नहीं आ सकता। इसलिए आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन नहीं होता। समझ आई? Yes, sir. अब गौर से सुनो, अगर ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसका जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर के अंदर जो येलो कलर के पोडोसाइट हैं, ये अगर खराब हो जाएं, इनके अंदर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, ये खराब हो जाएं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ब्लड का जो प्रोटीन है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो प्रोटीन है, वो इजीली फिल्टर होके नीचे यूरिन में आएगा? Yes, sir. कह सकता हूं। जब इस तरह हो जाए तो हम कहते हैं कि इस बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। समझ आई है? Yes, sir. अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे तो मैं डिटेल में बात आगे करने लगा हूं। मैं आप लोगों को ये थीम समझाने वाला था कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक क्यों नहीं होते, क्योंकि बोमेन कैप्सूल के अंदर जो विसरल लेयर है, इस विसरल लेयर के अंदर पोडोसाइट सेल्स होते हैं और ये पोडोसाइट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ब्लड से नहीं फिल्टर हो सकते। इज दैट क्लियर? Yes. अब आओ, अब आप लोगों को मैं ये डायग्राम समझाता हूं जिससे आप लोग डरे हुए थे, अब ये आप लोगों को इजीली समझ आएगा। देखो इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में ये एफेरेंट आर्टरी है, वो जो एफेरेंट आर्टरी घुसी हुई थी, ये एफेरेंट आर्टरी है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं और ये इफेरेंट आर्टरी है। या अगर उस तरफ से करते हो तो ये एफेरेंट आर्टरी है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ये इफेरेंट आर्टरी है। तो ये एफेरेंट आर्टीरियोल है, ये इफेरेंट आर्टीरियोल है, एफेरेंट इफेरेंट, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, गौर से सुनो, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये जो बोमेन स्पेस है, इसके दो लेयर्स हैं। मैं इसको जरा इसके ऊपर अगर हाईलाइट करूं ना, तो एक ये रेड वाला, रेड दीवार हो गई, और दूसरी को मैं चलो ग्रीन कर देता हूं।
ये ग्रीन दीवार हो गई। तो ये जो रेड दीवार है, ये कौन सी दीवार है, कौन सी लेयर है? पेराइटल लेयर। Parietal. वो जो था ना इस तरह जो था ना इस तरह, यार एक मिनट, इस तरह था ना इस तरह, इसमें ये अंदर वाली विसरल लेयर थी, बाहर वाली पेराइटल लेयर थी। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में है, यानी ये वाली लाइन, ये सारी कौन सी लेयर है? विसरल लेयर है। और ये जो रेड है ये क्या है? Parietal. पेराइटल लेयर है। अब अगर आप विसरल लेयर को देखो, विसरल लेयर जो है ये विसरल लेयर जो है, ये जो विसरल लेयर है, ये जो विसरल लेयर है, इनकी दीवारों में आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, नजर आ रहे हैं? यस सर। तो ये सेल्स कौन है? वो जो मैंने उस डायग्राम में येलो कलर में ड्रा किए थे कि यहाँ पे सेल्स होते हैं, यहाँ पे, और उन सेल्स का क्या नाम था? Podocyte. पोडोसाइट्स। तो ये आपके पोडोसाइट्स हैं, जो कि विसरल लेयर के साथ अटैच होते हैं। और ये पोडोसाइट के ऐसे हैं जैसे पोडोसाइट के पांव, ये देखो ना, ये ऐसे जैसे पोडोसाइट का पांव, तो इनको कहते हैं पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस। देखो ना, ये जो है जैसे पांव इनके होते हैं। तो समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो, अब नेक्स्ट बात गौर से सुनो। लेट से ब्लड के अंदर ना, यहाँ पे इस ब्लड के अंदर लेट से ये प्रोटीन है, प्रोटीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये आर्टरी से कैपिलरीज में आया, तो कैपिलरीज के अंदर ये प्रोटीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बल्कि उधर नहीं, मैं जरा यहाँ पे करता हूं ना, तो इजीली आप लोगों को समझ आएगा। ये प्रोटीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये फिल्टर होके कैपिलरीज में आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या ये लीक आउट होके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा सकता है? No, sir. सर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि रास्ते में Negative पोडोसाइट है, ये पोडोसाइट पड़ा हुआ है, और पोडोसाइट के अंदर नेगेटिव चार्जेस होती हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्रॉस नहीं करता, रिपेल करते हैं। इसलिए ये प्रोटीन जो है, जो ब्लड के अंदर मौजूद है, ये बाहर लीक आउट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये इन कैपिलरीज के थ्रू दोबारा ब्लड में शामिल होकर इफेरेंट आर्टेरियोल में निकल जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चले जी, अब इस डायग्राम को आप लोगों ने जहन में रख के मेरे साथ चलना है बुक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है? ये तो उल्टा है, एक मिनट। कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? जब यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक आउट हो रहा हो, मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा हो। मैसिव प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब? यूरिन के अंदर प्रोटीन का लीक होना। प्रोटीन यूरिया कितना? 3.5 ग्राम प्रोटीन एक दिन में, 3.5 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन वो यूरिन के अंदर लीक आउट होता है। तो यूरिन के अंदर जब ये प्रोटीन लीक आउट होते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएगी। कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो इसलिए हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है ना। तो ये जब लीक आउट होकर यूरिन में जाएगा, तो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, यानी हाइपो मतलब कम, एल्बुमिन मीन एल्बुमिन, इमिया मीन ब्लड में, यानी ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, आपका जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये जो फ्लूइड है जिसको हम ब्लड कहते हैं,
ये इन ब्लड वेसल से बाहर लीक आउट होकर टिश्यूज में क्यों नहीं जाता? खून जो है, खून के अंदर जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो बाहर लीक आउट क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, 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 एल्ब्यूमिन। वो वाटर को, फ्लूइड को अपने साथ अटैच रखता है और फ्लूइड को बाहर जाने नहीं देता। फ्लूइड के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिसको हम अनकाटिक प्रेशर कहते हैं। अनकाटिक प्रेशर यानी एल्बुमिन की वजह से एक अनकाटिक प्रेशर होता है और वो प्रेशर फ्लूइड को बाहर लीक आउट होने नहीं देता, एडिमा करने नहीं देता। लेकिन जिस बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए तो उसके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, तो कम हो फ्लूइड लीक जाते हैं। होने। तो फ्लूइड लीक आउट होता है इनटू द टिश्यूज और टिश्यूज में जब फ्लूइड जमा हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? एडीमा। तो इन लोगों को क्या होगा? मैसिव प्रोटीनूरिया होगा। ये इसका हाल मार्क है, यानी ये डायग्नोस्टिक है, हाल मार्क है। 3.5 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन एक दिन में लीक आउट होगा यूरिन में, जिसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगी, यानी ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यानी रिजल्टिंग इन एडिमा। क्यों? क्योंकि अनकाटिक प्रेशर कम हो गया। एल्ब्यूमिन की वजह से अनकाटिक प्रेशर था, एल्ब्यूमिन कम हो गया तो ब्लड का अनकाटिक प्रेशर कम हो गया। अनकाटिक प्रेशर कम हो जाए तो फ्लूइड बाहर लीक आउट होगा टिश्यूज में। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो जब ब्लड वेसल के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाएंगे, ये ब्लड है, इसके अंदर एल्ब्यूमिन पहले लेट सपोज 4 थे, अब सिर्फ 2 एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन कम हो गए। तो लीवर क्या करता है? लीवर वो एल्ब्यूमिन की जगह पे ब्लड के अंदर क्या फेंकता है? लिपिड्स फेंकता है, लिपिड। यही वजह है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर लिपिड क्या हो जाएंगे? ज्यादा। ज्यादा। इसलिए इस बंदे को होगा हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मीन ब्लड के अंदर लिपिड का ज्यादा हो जाना। और जाहिर है ये लिपिड भी फिर लीक आउट होंगे। जब लिपिड लीक आउट होंगे तो कौन से कास्ट आपको यूरिन में मिलेंगे? फैटी। फ्राती यूरिन और फैटी कास्ट। फैटी कास्ट क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर लिपिड ज्यादा है और वो लिपिड भी लीक आउट होकर यूरिन में जा रहा है, तो इसलिए फैटी कास्ट। और फ्राती यूरिन भी होगा क्योंकि यूरिन के अंदर प्रोटीन है। फ्राती कहते हैं झाग। इस बंदे का यूरिन बहुत ज्यादा झाग बनाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक आउट हो रहे हैं। ये क्यों हुआ इस तरह का? क्योंकि पोडोसाइट डैमेज हो गए थे। पोडोसाइट कौन थे? मैंने आपको समझाया था। पोडोसाइट के अंदर एक चार्ज बैरियर था जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज थी। तो जब पोडोसाइट डैमेज हो गया तो जो चार्ज बैरियर था वो भी डिसरप्ट हो गया, यानी खराब हो गया। ठीक है। अब ये क्यों खराब हो गया? पोडोसाइट क्यों डैमेज हो गया? प्राइमरी काज इसकी क्या हो सकती है? कि डायरेक्ट पोडोसाइट खराब हो जाए, स्क्लेरोसिस हो जाए पोडोसाइट की, पोडोसाइट डैमेज हो जाए, फाइब्रोस्ट हो जाए, खराब हो जाए। और ये किसी दूसरे मसले की वजह से भी हो सकते हैं, किसी सिस्टेमिक प्रोसेस से, यानी सेकेंडरी भी हो सकते हैं, यानी किसी और मसले की वजह से ये मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को डायबिटीज है, शुगर है, तो शुगर के मसले की वजह से पोडोसाइट भी खराब हो जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी काजेज से भी खराब हो सकते हैं और बगैर किसी और वजह की भी खराब हो सकते हैं, यानी डायरेक्ट। समझ आई है? यस सर। यस सर। अब आप लोगों ने गौर से और बातें सुनी है। देखो आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, आईजी, आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज। जैसे आईजीए ये एक एंटीबॉडी है, आईजीजी ये एक एंटीबॉडी है, आईजीएम ये एक एंटीबॉडी है। और ये एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं इन नेचर? प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जब किसी बंदे के पोडोसाइट डैमेज होंगे और प्रोटीन लॉस होंगे तो एंटीबॉडीज भी लॉस होंगी ना, यूरिन के अंदर लीक आउट होंगी। यस सर। तो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी? ब्लड के अंदर कम हो जाएगी।
काम। तो एंटीबॉडीज तो आपको इन्फेक्शन से बचाती थी, आपका इम्यून सिस्टम का हिस्सा थी। अब जब एंटीबॉडीज कम हो गई है तो आपके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन यूरिन। यूरिन के जरिए से इम्यूनोग्लोबुलिन बाहर निकल गए, यानी एंटीबॉडीज बाहर निकल गई है। क्लियर हो गया? यस सर। फाइनल पॉइंट फिर आज का हम खत्म करते हैं। इस बंदे में क्लाट्स बनेंगे, यानी ये लेट सपोज ब्लड वेसल है ना, तो ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, तो ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लाट क्यों नहीं करता, जमता क्यों नहीं है ब्लड? कोई आपसे पूछे कि डॉक्टर साहब जब खून बाहर निकलता है तो जम जाता है, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर जो है खून जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर नेचुरल एंटी कोआगुलेंट मौजूद है। एंटी कोआगुलेंट मीन वो चीज जो ब्लड को क्लाट नहीं होने देती। नेचुरल एंटी कोआगुलेंट मौजूद है। क्या? नेचुरल एंटी कोआगुलेंट मौजूद है। मिसाल के तौर पर कौन? एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 ये एक नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है। समझ नहीं आई? यानी ये नहीं ब्लड सर। को क्लाट नहीं होने देता। ये देखो एंटी थ्रोम्बिन 3, ये जब आपके ब्लड में मौजूद होता है ब्लड वेसल के अंदर, तो आपका ब्लड क्लाट नहीं होगा। नहीं होता। तो ये खुद प्रोटीन का बना हुआ है एंटी थ्रोम्बिन 3। तो जब पोडोसाइट डैमेज होंगे तो एंटी थ्रोम्बिन 3 भी यूरिन के अंदर प्लस होगा। लॉस होगा। तो अब अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 ब्लड के अंदर नहीं होगा तो इस ब्लड के अंदर क्या होंगे? क्लाट्स बनेंगे। क्लाट्स बनेंगे। क्लाट्स बनेंगे, यानी आप हाइपर कोआगुलेबल स्टेट में होंगे। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट मीन इस बंदे के अंदर क्लाट जल्दी जल्दी बनेंगे। हाइपर कोआगुलेबल मतलब कोआगुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। थ्रोम्बस बनेंगे, क्लाट बनेंगे और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगी। तो इस बंदे में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होगा और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगी, यानी क्लाट बनेंगे ड्यू टू एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस इन द यूरिन। क्लियर हो गया? यस सर। बस ये इतना ही काफी है। कल हम काजेस पढ़ेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये जो सेकेंडरी काजेस थी, इस मसले की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, तो वो कौन कौन सी है मैं आप लोगों को एक दफा सिर्फ ये डायग्राम दिखा देता, ये टेबल जो है दिखा देता हूं, जो हम कल पढ़ेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये इसकी काजें हैं। मिनिमल चेंज डिजीज हो गया, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गई, एमाइलोइडोसिस हो गया, डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी हो गई। ये सारे काजेज हैं किसके? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। कल हम इस पे बात करेंगे। ठीक है? आज का टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है।